नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली। विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल के काव्य की तात्कालीन परिस्थितियों के विषय में पढ़ेंगे कि जो आदिकाल का जन्म हुआ, इस आदिकाल के जन्म के पीछे मूलभूत कारण क्या रहे, तो वह हमें उस युग की तात्कालीन परिस्थितियों से ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि इस काल के जन्म के पीछे क्या कारण रहे। यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को देखें तो उन्होंने जैसा कि बताया कि 1050 से 1375 तक का जो समय था वह आदिकाल, यानी कि उन्होंने वीरगाथा काल जो नामकरण दिया और आदिकाल जो नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, तो उस आधार पर माने कि यह जो समय था 1050 से 1375 का जो समय था, इस काल के अंतर्गत अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसके परिणाम स्वरूप ही इस काल का जन्म हुआ। तो हम यदि इन परिस्थितियों के अंतर्गत यदि देखें तो हमारे सामने मूलभूत परिस्थितियां उभर कर सामने आती हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम परिस्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने सबसे पहली जो आदिकाल की परिस्थिति आती है वह है राजनीतिक परिस्थिति। कौन सी है? राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत यदि हम देखें तो 1050 से पूर्व भारतवर्ष पर सम्राट हर्षवर्धन का शासन रहा, लेकिन हम देखते हैं कि 1050 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर जो समूचे भारतवर्ष का जो साम्राज्य है पहले हर्षवर्धन के अधीन था, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी श्रेष्ठ नहीं रह सका जो कि समूचे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध सके। इसी कारण से जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के पश्चात जो छोटे छोटे जो राजवंश थे वो स्वयं को स्वतंत्र समझने लग गए और वो स्वतंत्र जान करके ये मानना चाहते थे कि हम ही अब इस राज्य के राजा हैं। तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में, समूचे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के संघर्ष होने लगे, ग्रह कला का प्रभाव बढ़ने लगा तथा यह जो युग आ गया था एक पराभव का युग आ गया था। तो इस समय की जो तात्कालीन परिस्थितियां थी वह भारतवर्ष के राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं थी। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो जो देशी रियासतें थी, जो राजा थे, वे अहंकार, लोभ और आपसी मतभेद के अंतर्गत इतने लिप्त हो गए थे कि वो एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना रखने लगे और सभी समूची जो रियासतें थी वो छोटे छोटे भागों के अंतर्गत विभाजित हो चुकी थी। और दूसरी तरफ यदि पश्चिमोत्तर सीमा पर देखें तो जो रियासतें छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुकी थी वह अब रण क्षेत्र में उतर चुकी थी और आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो बाहरी आक्रमण होना प्रारंभ भी हो चुके थे। तो ये सभी जो स्थितियां थी वह इस काल को जन्म देने में सहायक रही। अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में, तो वह दूसरी परिस्थिति है सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सम्राट हर्षवर्धन के समय तक का जो भारतवर्ष का जो समाज था वह भाईचारे की भावना, मित्रता की भावना, प्रेम भाव से समूचा समाज एक व्यवस्थित रूप से रहने लगा। लेकिन जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के पश्चात भारतीय समाज का पतन होना प्रारंभ हो गया था। उसका मूलभूत कारण यह था कि भारतीय समाज के अंतर्गत जातीय प्रथा और जातिगत भेदभाव बहुत ही चरम शिखर पर पहुंच चुका था। अनेक जो जातियां थी वह अलग अलग भागों में बढ़ चुकी थी, उसके साथ साथ अनेकों उपजातियां भी विकसित हो गई थी और ये उपजातियां जो है वह एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना को उत्पन्न करने लगी। उसके साथ साथ समाज के अंतर्गत जहाँ पर एक और नारी को बहुत ही अधिक विशेष स्थान दिया जाने लगा, अब नारी पर अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे और नारी को
विभिन्न प्रकार से उसका शोषण होना प्रारंभ हो गया। उसके साथ साथ समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के सामान्य जनता में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ इतनी घर कर गई कि वे पूर्ण रूप से उन्हीं समाज के वास्तविक हित को भूल करके और अपनी उन रूढ़ियों के अंतर्गत समाज को छिन्न भिन्न करने में तुल चुकी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल की जो सामाजिक परिस्थितियां थी वह भी इस काल के जन्म के अंतर्गत सहायक रही हैं। यदि हम अगली परिस्थिति की बात करें तो अगली परिस्थिति है धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से यह काल अराजकता का और धांधली का शिकार हो चुका था। इस युग के अंतर्गत वैदिक और पौराणिक धर्मों के जो पवित्र आदर्श थे उन आदर्शों के अंतर्गत पूर्ण रूप से विकृतियां उत्पन्न हो गई थी। जो हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो एक परंपरागत भावना चली आ रही थी उनमें भी विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होने लगा और जो सिद्ध साहित्य और जो नाथ साहित्य थे और जो सिद्ध योगी व नाथ योगी थे उन योगियों के अंतर्गत भी अनेक प्रकार की जड़ता की भावना उत्पन्न होने लग गई जो कि सामान्य जनता को गुमराह करने के लिए उपयुक्त थी। इसी प्रकार से उस काल के अंतर्गत जो हीनयान और महायान आदि विभिन्न प्रकार की जो उपधाराएं प्रचलित हुई वे तंत्र, मंत्र, जादू, टोना आदि के अंतर्गत पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे। तो जो धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो एक विशुद्धता थी उस विशुद्धता ने एक भयंकर विकराल रूप को धारण कर लिया था जो कि सामान्य जनता के अंतर्गत यह व्याप्त होने लग गया था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगली जो हमारी आदिकाल की तात्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत उभर करके जो परिस्थिति आई है वह परिस्थिति है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक परिस्थितियों में यदि हम देखते हैं कि उस समय भारतीय संस्कृति जब तक हिंदू सम्राट भारतवर्ष पर था तब तक भारत के अंतर्गत हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से उत्कर्ष की ओर ले जाने का कार्य होने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत जो संस्कृति के क्षेत्र में एक गिरावट आने का मूलभूत कारण यह रहा कि इस समय की जो सांस्कृतिक धरोहर थी वह धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति के आने से नष्ट होने लगी क्योंकि मुस्लिम जातियों की जो संस्कृति है उनका जो आचार विचार रहन सहन खान पान सभी कुछ भिन्न प्रकार का था और वही जब हिंदू संस्कृति के साथ धीरे धीरे मिलने लगा तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो हिंदू संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से बदलाव आने लगा। उसके साथ साथ यदि हम संस्कृति के अंतर्गत खान पान के अलावा यदि हम देखें तो हमारे अनेक मंदिर हैं जो उन अनेक प्रकार की जो चित्रकारी है, चाहे संगीत है, चाहे हमारे यहाँ की स्थापत्य कला है, वह सभी कुछ एक परिवर्तन की ओर देखने को मिलता है। इस काल में यदि हम देखें कि भुवनेश्वर है, खजुराहोपुरी है, सोमनाथपुरी है, कांची है आदि स्थानों पर जो भव्य मंदिर बनाए गए उसके अंतर्गत मुस्लिम संस्कृति का समावेश दिखाई देता है और जो हमारे जो जैन स्थापत्य कला के जो मंदिर थे उनके अंतर्गत भी मुस्लिम संस्कृति का समावेश होता हुआ देखने को मिलता है। अब हमारे सामने अंतिम जो साहित्यिक परिस्थितियाँ उभर करके आई वह साहित्यिक परिस्थितियाँ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था वह साहित्य एक श्रेष्ठ राजा या किसी धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म या सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य से ओतप्रोत साहित्य की रचनाएं हो रही थी। लेकिन हम यदि यह देखें कि इस काल के अंतर्गत जो साहित्य के अंतर्गत जो बदलाव आया वह मूलभूत रूप से एक नए रूप में यानी कि यहाँ पर राजा महाराजाओं के यशोगान से ओतप्रोत साहित्य की रचनाएं होने लगी। वो किसी भी धर्म या संस्कृति या समाज को लेकर के साहित्य की रचनाएं नहीं होने लगी। वह साहित्य की रचनाएं एक व्यक्ति विशेष के आधार पर साहित्य की रचनाएं होने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप ही यदि हम देखें तो इस काल के अंतर्गत साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का बदलाव आया। उसका मूलभूत कारण यह था कि हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज, कश्मीर का जो संस्कृत साहित्य की जो रचनाएं थी
वो मूलभूत उस समय का साहित्य का केंद्र था, वह धीरे धीरे उस केंद्र को भी वह नष्ट करने का प्रयास करने लगी। तो इस प्रकार से यदि हम आदिकाल के समूचे उस तात्कालिक परिस्थितियों की यदि बात करें तो इस काल के अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां व साहित्यिक परिस्थितियां इस काल को जन्म देने में महत्वपूर्ण रही हैं और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ही इस काल का जन्म हुआ है। धन्यवाद विद्यार्थियों।